गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया था साइंस में, बट अभी मैं इसका वापस रिवीजन करवा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने 12 चैप्टर आपको रिवाइज करवा दिया है। अब अपन चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 क्या है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी, जैसे भी, चाहे छोटे एनिमल्स होते हैं चाहे बड़े एनिमल्स होते हैं, चाहे ह्यूमंस होते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, वो रेस्पायर कैसे करते हैं। रेस्पिरेशन यानी कि सांस का ब्रीथिंग लेना, उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहलाते हैं। One day, Bojo was eagerly waiting to meet the grandparents who were coming to the town after a year। यानी कि बोजो नाम का लड़का था, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वेट कर रहा था। उनके ग्रैंड पेरेंट्स टाउन में आ रहे थे, यानी कि वो कोई अर्बन अर्बन जगह पे रहते होंगे, यानी कि गांव में रहते होंगे, तो वो रूरल एरिया में आ रहे थे, यानी कि टाउन्स में आ रहे थे। He was in real hurry as he wanted to receive at the bus stop। वो बहुत जल्दी में था क्योंकि उसको रिसीव करने के लिए बस स्टॉप जाना था। He ran fast and reached the बस स्टॉप इन फ्यू मिनट। वो बहुत तेज भागा और थोड़े से ही टाइम में बस स्टॉप पे पहुंच गया। He was breathing rapidly। वो बहुत तेज, अब सबको पता है कि अपन तेज भागते हैं तो अपन को बहुत गहरी गहरी सांस आती है, बहुत स्पीड हो जाती है, हाई ज्यादा हो जाती है सांस लेने की। His grandmother asked him why he was breathing so fast। उसकी दादी ने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे हो। बोजो told her that he came running all the way। बोजो ने क्या बोला कि वो पूरे रास्ते भागते हुए आया। But the question got stuck in his mind। He wondered why running make me person breathe faster। और अचानक से उसके दिमाग में आया कि भागने से मेरी सांसें या फिर मैं जो ब्रीथ कर रहा हूँ वो तेज क्यों हो गई। आंसर ऑफ बोजो क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। और उसी क्वेश्चन की तरह उसी जब उसने सोचा तब इसे पता चला कि हम सांस कैसे लेते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेना एक किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो अपन आज अब मतलब अपन नेक्स्ट इस चैप्टर में आगे अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वाई डू वी, अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है? 10.1, वाई डू वी रेस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं। इन चैप्टर 2 you learn that all organisms are made up of small microscopic unit called cells। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे छोटे से छोटा एनिमल है चाहे अपन ह्यूमन बींग्स है, ये सारे के सारे सेल्स से बने हुए होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था क्लास में, सेल्स इस तरीके से होता है। सेल इस तरीके से होती है अपनी बॉडी में, और अपन अपनी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। इस तरीके का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, और ये इस टाइप से दिखता है। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। और क्या बोला जाता है सेल को? ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। सेल ये सारे काम करता है, यानी कि न्यूट्रिशन लेना, ट्रांसपोर्ट का काम, एक्सक्रीशन का काम, या फिर रिप्रोडक्शन का काम। इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर में दिखने वाला और सबसे बड़ा काम करने वाला यूनिट होता है। किसमें? ऑर्गेनिज्म में। यूनिट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सिर्फ एक सेल है, ऐसे ही मिलके बहुत सारे सेल्स बनते हैं। यानी कि एक सेल ये बना, दूसरा सेल ये बना, फिर थर्ड सेल इसके, यानी कि इस तरीके से बनते बनते बहुत सारे सेल बन जाते हैं। इसलिए सिर्फ एक सेल है तो इसको बोलेंगे पूरे यूनिट का एक। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। अब देखो, सेल सारे इतने सारे काम करता है, लेकिन सेल को एनर्जी तो चाहिए। जैसे अपन बहुत सारे काम करते हैं, अपन खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, वैसे ही सेल भी सारे फंक्शन करता है, इसलिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए।
व्हेन वी ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। अगर अपन सो रहे हैं ना तब भी अपन को एनर्जी चाहिए होती है, अगर अपन खा रहे हैं तब भी अपन को एनर्जी चाहिए, अगर अपन पढ़ रहे हैं तब भी अपन को क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलर, इसीलिए आपके पेरेंट आपको रोज इंसिस्ट करते हैं कि आपको डेली खाना खाना चाहिए। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी कि फूड में क्या होता है, एनर्जी स्टोर रहती है और वो कब काम आती है, रेस्पिरेशन में काम आती है। यानी कि जो अपन खाना खाते हैं उसके अंदर ऐसी एनर्जी होती है जब अपन सांस लेते हैं तो उसमें जरूरत पड़ती है। Therefore, all living organism respire to get energy from food। इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, वो सब सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन द एयर, ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। सांस कहाँ पे लेते हैं, यानी कि वहां पे जहाँ पे अपन को एयर मिलेगी। अगर एयर ही नहीं होगी तो अपन को क्या सांस मिलेगी, नहीं। और आपको पता है कि एयर के अंदर क्या होती है, अलग अलग गैसेस होती है, उसमें से सबसे वो गैस जो अपन लेते हैं अंदर बॉडी के अंदर वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो एयर जिसको अपन बाहर निकालते हैं बॉडी से वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो एयर जो कि अपन बॉडी के अंदर लेते हैं होती है ऑक्सीजन। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, यानी कि जो अपन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो बॉडी के हर पार्ट में या फिर हर सेल्स में जाता है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि जो सेल्स में ऑक्सीजन जाती है वो किसको तोड़ने में काम आती है, खाने को। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि वो एनर्जी जो कि खाने को तोड़ने के लिए काम आती है सेल्स के अंदर उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे फिर ह्यूमन बीइंग हो। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपन बात करते हैं कि फूड यानी कि अपनी जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। ऐसा नहीं कि आपने ना सब्जी खाई तो सब्जी अपने के सेल्स में चली गई, ऐसा नहीं होता है। जो अपन ने कुछ भी जो अपन ने फूड खाया है उसमें से ग्लूकोज निकल के सेल्स के अंदर जाता है। वो सेल्स किस में डिवाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। और किसका यूज करता है, ऑक्सीजन को यूज करके वो सारा काम करता है। When breakdown of glucose occurs when the use of oxygen, it is called aerobic respiration। जब खाने को तोड़ा जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन को यूज करके जब खाने को तोड़ा जाएगा तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और वो फूड जिसको तोड़ा जाएगा बिना ऑक्सीजन का यूज किए उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि एरोबिक में ऑक्सीजन का यूज करके फूड या फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, जबकि एनारोबिक में फूड या फिर किसी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखो, ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, जब ये खाने का तोड़ा जाता है तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है। जैसे कि देखो,
ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। समझ में आया? यानी कि जब ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन जब होगा तो ग्लूकोज किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. यानी कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उनको क्या बोला जाता है? एनएरोब्स। एनएरोब्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन से। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फूड को तोड़ना बिना ऑक्सीजन के, क्या बोलते हैं उसको? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ फूड ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ तोड़ा जाएगा ना तो वो किस किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और जब ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस, यानी कि जब ऑक्सीजन होगा ही नहीं और तब ग्लूकोज को अपन तोड़ रहे, तब क्या क्या मिलेगा हमें? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। Our muscle cell can also respire anaerobically, यानी कि कभी कभी अपन के मसल सेल्स भी बिना ऑक्सीजन के लिए लिए रेस्पायर करती है, बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए। आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स यानी कि बाइटें। वो क्यों आता है? क्योंकि जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती अच्छे से, इसलिए अपनी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। When there is a temporary deficiency of oxygen, यानी कि जब बॉडी में थोड़ी सी देर के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर अपन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं, या फिर साइकिलिंग कर लेते हैं, या फिर वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी इज हाई। यानी कि सब काम करते हैं तब अपन को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से कभी कभी ऑक्सीजन की अपनी बॉडी में कमी हो जाती है। कमी होने से अपनी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कि हमारी बॉडी भी कभी कभी एनएरोबिकली रेस्पायर करती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। The anaerobic respiration take place in the muscle cell to fulfill the demand of energy. इसलिए कभी कभी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से अपनी बॉडी एनएरोबिकली रेस्पायर करती है। उस केस में अपनी बॉडी मसल्स में क्या बनाती है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये कब होता है? जब ग्लूकोज अपनी मसल्स में बिना ऑक्सीजन के डिवाइड होता है। ठीक है? Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? तो मैंने आपको इसका रीजन पहले ही बता दिया है। The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of glucose produce lactic acid. क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड। The accumulation of lactic acid cause muscle cramps, यानी कि लैक्टिक एसिड का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाएगा? अपनी बॉडी में क्रैम्प्स कहलाएगा। We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. अपन उस जहाँ पे क्रैम्प्स आए ना, वहाँ पे अगर अपन थोड़ी सी मसाज करेंगे या फिर गर्म पानी से अगर नहा लेंगे तो वो क्रैम्प्स खत्म हो जाएंगे। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि गर्म पानी से अगर अपन नहाएंगे या फिर मसाज करेंगे तो अपनी जो ब्लड अपनी बॉडी में सर्कुलेट होता है वो और अच्छे से होने लगेगा, और जब अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होने लग जाएगा तो मसल्स को वापस क्या मिलने लग जाएगी? ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन to the muscle cell increases. The increase in the supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid
into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरीके से जब अपन को ऑक्सीजन मिलती जाएगी तो अपन को कभी क्रैम्प्स नहीं आएंगे। इसी तरीके से आज अपन ने क्या क्या देखा कि अपनी बॉडी में एक सेल्स होती है। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल्स में ही सारा काम होता है। सेल्स में क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड यानी कि ग्लूकोज का तोड़ना क्या कहलाता है? ग्लूकोज को ब्रेकडाउन। और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी। जब अपन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है। जब अपन सांस वापस छोड़ते हैं तो उसके साथ क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है। फिर मैंने बताया था कि ग्लूकोज का तोड़ना ऑक्सीजन के साथ क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन के बिना क्या कहलाएगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ टूटती है तो किसमें डिवाइड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। जब ग्लूकोज टूटती है बिना ऑक्सीजन से जब ग्लूकोज टूटती है बिना ऑक्सीजन से तो वो किस किस में डिवाइड होती है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। अगर अपनी बॉडी में या फिर मसल्स में कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस केस में ग्लूकोज किस में टूटती है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और जब अपनी बॉडी में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना स्टार्ट होता है तब क्या आ जाता है? क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आज अपना ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना। इस टॉपिक को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए। जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़िए। समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।